बच्चों आओ समझते हैं हम 10.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो इसमें अब हम ये देखना है कि स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। तो वृत्त के किसी एक बिंदु से कोई एक लाइन ऐसे बाहर से ऐसे जाके टच करके चली जाए, यानी कि यहाँ पे एक बिंदु से टच करके चली, ये स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे बिंदु होंगे एक वृत्त पे, बहुत सारे बिंदु होंगे बच्चों एक वृत्त पे असंख्य बिंदु होंगे। तो जितना भी बिंदु होगा उसके ऊपर से एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। जैसे मैं यहाँ खींच के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ से भी खींच सकते हैं एक पॉइंट, हम चाहे तो यहाँ से भी खींच सकते हैं, ऐसी एक पॉइंट हम चाहे तो यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब इस वृत्त पे अनगिनत बिंदु है, बहुत सारे बिंदु है, तो जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी बिंदु होंगे, प्रत्येक बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी वृत्त से अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कितना हल होगा बच्चों? अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे, यानी कि एक ही स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, बहुत सारी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कहीं से भी खींची जा सकती है स्पर्श रेखा। तो क्वेश्चन यही था कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी वृत्त में स्पर्श रेखा एक नहीं बहुत सारी खींची जा सकती है। तो इसका आंसर है अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ में आ गया बच्चों पहला क्वेश्चन ये। बच्चों आओ समझते हैं 10.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने, यानी बीच में हम खाली जगह हमें उसे भरना है। पहला क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी इसमें हमें भरना है। तो ये बताइए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर टच करेगी। ये स्पर्श रेखा है तो ये किसी एक ही बिंदु पर तो टच करेगी ऐसे स्पर्श रेखा, तो इसका मतलब इसमें हमें क्या भरना है? एक। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदु पर नहीं करती है स्पर्श रेखा कभी। अच्छा, वृत्त को दो बिंदुओं पर, सेकंड क्वेश्चन देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो देखना कोई वृत्त है और उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया, इधर दिखाइए, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? छेदक रेखा। क्या पढ़ेंगे इसको? छेदक रेखा, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। तीसरा क्वेश्चन, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? स्पर्श रेखा दो ही समांतर हो सकती है, दो से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई वृत्त है तो यहाँ पे और यहाँ पे समांतर हमें बनाना है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एक मिनट, ऐसे इसको थोड़ा एक ही पॉइंट से गुजारना है, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट, तो कोई दो ही पॉइंट के समांतर हो सकता है। एक पॉइंट ये होगा ठीक इसके सामने, इसके बीच में जो होगा केंद्र होगा, ठीक है बच्चों। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा ये हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्श बिंदु। जैसे इधर दिखाइए, कोई स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा मैंने ऐसे खींचा ऐसे, तो ये वाली स्पर्श रेखा, ये जो लाइन जा रही है और ये जो बिंदु है, ये दोनों, यानी कि जो वृत्त की बिंदु और ये लाइन की बिंदु, दोनों एक ही बिंदु होगी वो, और उस बिंदु को कहते हैं हम लोग स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसको बच्चों? स्पर्श बिंदु। दोबारा दिखाइए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब बच्चों कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। यानी कॉमन क्या है? तो कॉमन एक स्पर्श बिंदु है ये, इस बिंदु को क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पर्श बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये सबको समझ में आ गया बच्चों? एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दो बिंदुओं पर नहीं प्रतिच्छेद करती, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है स्पर्श रेखा के। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जैसे मैंने इधर दिखाया। चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये स्पर्श बिंदु होता है जहां पे ये वृत्त का भी एक पॉइंट होता है और ये जो लाइन खींच रहे हैं उसका भी पॉइंट, दोनों में कॉमन होता है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। अब समझ में आ गया बच्चों सारे? बच्चों आओ सीखे 10.1 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी P पे स्पर्श रेखा है, ध्यान रखना, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई क्या है? तो इसमें A B C D ये
हमें देखना है इनमें से कौन सा आंसर है पहले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इधर। अब ये कोई वृत्त है, इस वृत्त में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या ले लिया हमने बच्चों, और ये स्पर्श रेखा P, बाहर कोई बिंदु है Q, इसमें जैसे लिखा है वैसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली स्पर्श बिंदु क्या है P, स्पर्श बिंदु P, इतना हमने सॉल्व कर। फिर P से लेके Q तक, यानी P से लेके Q तक O से, यानी O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार, यानी O से हमने Q को मिला दिया, मिलती है, तो OQ 12 सेंटीमीटर, O से लेके Q तक 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ जब कोई हम किसी स्पर्श रेखा पे केंद्र से लाइन लेके आते हैं स्पर्श रेखा पे बिंदु पे, तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, भुजा होती है, उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कर्ण। इसको लंब मान लेंगे और इसको आधार मान लेंगे। तो पाइथागोरस फॉर्मूला, यानी कि जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, किसी त्रिभुज में जिसमें 90 डिग्री का एंगल बना हो, यानी कि उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस फॉर्मूला लगता है। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या बता देता हूं कि कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस फॉर्मूला देखो क्या होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हमें यह देखना है कि कर्ण क्या है। तो इस वाले त्रिभुज में कर्ण जो है ये है, यानी कि 12 सेंटीमीटर, ये लो 12 का स्क्वायर। आधार जो है P से लेके Q तक है, P से लेके Q तक, इसका स्क्वायर लिख देते हैं, यानी वर्ग। लंबाई जो है, यानी लंब जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये लो 5 का स्क्वायर। तो 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 आ गया। PQ लिखे रहते हैं स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 25 आ गया, यानी 5 गुणे 5। फिर ये 144 में से इधर 25 माइनस कर देंगे तो ये बच गया हमारे पास PQ का स्क्वायर। तो 144 में से 25 माइनस करके दे दी तो 119 आ जाएगा। ये हो गया P और Q का स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि PQ का स्क्वायर बराबर है 119, ठीक है। अब ये बताइए कि जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो P और Q इक्वल रूट के अंदर यानी 119 सेंटीमीटर। अब इसमें देखते हैं आंसर कौन सा है। ए में तो 12 सेंटीमीटर, बी में 13, सी में 8.5, डी में है रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर, यानी हमारा डी आंसर सही है। बच्चों समझ में आया आप लोगों को? बच्चों आओ सीखें हम 10.1 का चौथा क्वेश्चन। एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। सबसे पहले देखो इसमें बताया कोई एक वृत्त है, ये कोई एक वृत्त है। उस वृत्त में पहले एक दी गई रेखा है, यानी कि एक लाइन L खींच दिया जो दी गई रेखा है। उसके बाद में बोला है कि एक 2 रेखाएं समांतर खींचनी है, यानी इसके समांतर मैंने एक दूसरी रेखा, उनमें से एक बोला है कि स्पर्श रेखा चाहिए। तो पहला ये स्पर्श रेखा क्या है, उसको एक बिंदु पे टच करके एक लाइन जा रही है, ठीक है, स्पर्श रेखा होगी। इसके अलावा उसने बोला दूसरी छेदक रेखा हो, तो ठीक है इसके समांतर एक रेखा की जब मैंने जो छेदक रेखा यहाँ से भी छेद कर रही है और यहाँ से भी, इसको छेदक रेखा कहेंगे। दोबारा समझ लो, पहले दिया हुआ एक वृत्त है, इस वृत्त में कोई एक लाइन दी हुई है जो L से मैंने डिनोट किया है, दी गई रेखा कोई L है, ठीक है। उसके बाद में 2 रेखाएं और एक दूसरे के समांतर खींचनी, यानी ये इसके समांतर मैंने खींचा, जिसमें से एक रेखा जो होगी वो स्पर्श रेखा होगी। इसमें बोला है कि एक रेखा कैसी खींचनी है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब क्या कि ये वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करके ये और फिर आगे की तरफ टच करके जाइए, तो ये स्पर्श रेखा हो गई। और ठीक इसके समांतर एक प्रतिछेदक रेखा कहते हैं। प्रतिछेदक यानी छेदक रेखा खींचनी है, तो छेदक का मतलब क्या है कि इसको छेद करते हुए जाए, तो इसको N से मैंने डिनोट कर दिया, इसको छेदक रेखा बोलेंगे। ये पहले गौर से समझ लो एक बार और। एक वृत्त खींचिए, यानी एक पहले वृत्त बनाइए, दी गई रेखा के समांतर, यानी एक दी गई रेखा उसके ठीक समांतर है, ये और ये एक समांतर, दो लाइनें हैं, 2 रेखाएं हैं समांतर, खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो एक को स्पर्श रेखा बना दिया और दूसरी को छेदक रेखा बना दिया, तो दूसरी छेदक रेखा ये रही हमारे पास। पहले इसको समझने की कोशिश करो। छेदक रेखा यानी जो छेद के जाए, स्पर्श रेखा जो टच करके जाए या किसी बिंदु पे। ये समझ में आ गया बच्चों सभी को? बच्चों आज हम सीखेंगे 10.2 का पहला क्वेश्चन, लेकिन पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके फॉर्मूले हम लोग याद करेंगे। एक पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला पहले याद कर लो क्या होता है। पाइथागोरस फॉर्मूला का मतलब पाइथागोरस फॉर्मूला एक होता है जिसका मतलब कर्ण का स्क्वायर यानी वर्ग बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में यानी 10.2 का पहले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है।
ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का एक स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब एक बार और पढ़ के समझते हैं। एक बिंदु Q से, ये रहा बाहरी बिंदु कोई Q, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24, यहां से लेकर स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। Q से केंद्र की दूरी, ये रहा केंद्र, 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे केंद्र से अगर कोई लाइन स्पर्श रेखा पे आती है तो यहाँ 90 डिग्री का बनता है। तो जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे एक साइड को निकालने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसका फॉर्म प्रमेय होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो अब इसमें कर्ण क्या है, इधर दिखाइए जरा। 90 डिग्री के एंगल वाला जो भुजा होती है, साइड होती है, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है। ये देखिए स्पर्श रेखा पे अगर केंद्र से कोई लाइन आती है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी समकोण या ये कहते हैं लंब, ठीक है। तो यहाँ से देखना जब 90 डिग्री का ये एंगल बना तो उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। तो कर्ण की जगह हम लिखेंगे 25 का स्क्वायर। आधार इसको मान लेते हैं, ओ से लेके क्यों, तो नीचे वाले को आधार मान लेते हो। आधार है 24 सेंटीमीटर। लंब है हमारे पास ओ से लेके टी तक, तो इसको ओ और टी लिखे रहिए। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। ये ओ और टी का स्क्वायर ऐसे लिख रही। फिर 625 माइनस इधर कर देते हैं 576 इक्वल हो जाएगा ओ टी का स्क्वायर। तो इसमें से जब माइनस करेंगे हम लोग तो ये 49 आएगा, क्योंकि 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो 15 में से 6 गया 9। फिर ये 1 में से बच्चों 7 नहीं जाएगा, तो एक और दहाई यहाँ से लेंगे तो 11 में से 7 गया 4, तो ये 5 में से 5 गया 0, यानी 49 आ गया। ओ टी स्क्वायर बराबर 40। तो 49 के ऊपर रूट लग जाएगा और इधर लिख जाएंगे ओ टी, क्योंकि ये जो स्क्वायर था इधर हटके स्क्वायर रूट लग गया, अंडर रूट लग गया। अब हमें 49 को लिखना है 7 इंटू में 7 इक्वल हो गया ओ टी। ओटी। अब नेक्स्ट, जब कोई जोड़े बन जाते हैं रूट के अंदर तो इसका मतलब ये है कि आंसर हो गया 7। ओटी का मतलब कितना हो गया बच्चों, 7। अब हमें ये पता लग गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। यही आंसर है। प्रश्नावली 10.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लागू होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कोई वृत्त है, उस वृत्त का कोई केंद्र है और केंद्र से स्पर्श रेखाएं आ रही है, पहली स्पर्श रेखा दूसरी स्पर्श रेखा। तो केंद्र से अगर स्पर्श रेखा जहाँ पे जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा होती है, मतलब ये के वृत्त के ऊपर, तो ये स्पर्श बिंदु बोलते हैं इसको। स्पर्श बिंदु केंद्र से जाती है, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेम यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। स्पर्श रेखा के ऊपर केंद्र से अगर लाइन जाती है और दोनों एक जगह टच करती है किसी स्पर्श बिंदु पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब हमें ये देखना है बच्चों कि यहाँ कितनी साइड है, कितनी भुजा है, 1 2 3 4। अब ये 4 भुजा है तो इसको कहेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ये हमको याद रखना है, तब क्वेश्चन बाद में सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, आकृति 10.11 में इधर दिखाइए 10.11, यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, ये रही स्पर्श रेखा पहली, ये रही स्पर्श रेखा सेकंड, इस प्रकार है कि एंगल POQ 110 डिग्री है, तो PTQ बताइए, यानी PTQ ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। ये कितने डिग्री का एंगल है हमें बताना है ये। तो इसमें अब ABC ये कोई ना एक आंसर जरूर होगा, इसमें देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ये केंद्र है, तो वृत्त के किसी केंद्र से अगर स्पर्श रेखा को टच करती है, यानी त्रिज्या जाके टच करती है यहाँ पे स्पर्श बिंदु पर, यहाँ भी, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें ये पता लग गया ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का, ये पहले से दिया हुआ है। और ये 4 साइड हो गई 1 2 3 4, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360
होता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग हल लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लिख देते बच्चों कि POQ, ये तो बुक में दिया ही है कि 110 डिग्री है। दूसरी बात, हमें एक एंगल P और एक एंगल Q, एंगल P बराबर है एंगल Q के, बराबर है 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि स्पर्श रेखा है ये, O P से लेके T तक और T से लेके Q तक ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। और O से लेके P बराबर है बच्चों O से लेके Q तक बराबर है त्रिज्या। तो जब कोई स्पर्श रेखा पे त्रिज्या टच करती है तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब दो बातें हमें पता लग गई। अब हमें पता है कि 4 कोण है इसमें, यानी कि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो इसको पहले लिखना स्टार्ट कर देते, इस वाले एंगल को लिखना है पहले, यहाँ से स्टार्ट करते। POQ, एंगल POQ प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे इस वाले एंगल को? OQT, समझो बच्चों, OQ और T, ये हो गया एक कोण। तीसरा कोण हमें ऊपर वाले लिखना है, यानी QTP, QT और P प्लस, अब इस एंगल को लिखना है यानी कि TPO, TPO। ये चारों को जोड़ेंगे तो 360 आएगा। अब क्यों आएगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ये जरूर लिखना है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं कि POQ कितने डिग्री है। POQ है 110 डिग्री, ये लो 110 डिग्री। OQT 90 डिग्री, ओके। QTP नहीं पता तो लिखे रहो, QTP जो हमें फाइंड करना निकालना है उसको ऐसे रहना। TPQ ये है 90 डिग्री। नेक्स्ट 360। अब इसको जोड़ते पहले 110 और 90, 200 तो यही हो गया, 90 ये, यानी 290 हो गया। 290 प्लस QTP बराबर हो जाएगा ये 360। तो QTP बराबर होगा 360 माइनस में 290। तो QTP की वैल्यू आ गई हमारे पास, 360 में से 290 घटा लो तो ये हो गया 70 डिग्री। कितने डिग्री आएगी बच्चों? ये 70 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 70 डिग्री। अब देखते हैं 70 डिग्री, यहाँ आंसर क्या है? B, यानी आंसर है। प्रश्नावली 10.2 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हैं कि क्या होता है। ये देखिए कोई वृत्त है, तो वृत्त में ये केंद्र बिंदु है और केंद्र, ये स्पर्श रेखा ये और ये स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा पे कोई केंद्र जाके टच करे, इस बिंदु पे टच करे, दोनों ये वाला बिंदु दोनों का एक ही होना चाहिए, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ऐसे यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं O से लेके A तक, O से लेके A तक वो लंब होगा P से लेके A पर। ऐसे ही O से लेके B तक ये लंब होगा बच्चों P और B के ऊपर। एक और बात समझ लीजिए, ये केंद्र है, यहाँ पे 80 डिग्री का बना है, तो ये 80 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है। तो हमें ये पता है कि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी एकदम सेम बराबर है, ये भी बराबर है। इसके ऊपर ये भी बराबर होता है बच्चों, ये जो स्पर्श रेखा है ना ये भी बराबर होती है। तो यहाँ जितना भी एंगल बनेगा वो टोटल 80 है, तो इसका हाफ कितना होगा? आधा वाला जो होगा बच्चों ये 40 होगा। कितना बनेगा बच्चों? ये याद कर लो, ये 40 होगा। तो नीचे वाला भी कितना होगा? अब 40 होगा। ये बात समझ में आ रही सभी को कि आधा आधा बनेगा। उसके बाद में हम बाद में देखेंगे कि ये एक त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज में तीन साइड हो गई, 1 2 3। इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है, ये हमें पता लग गया कि टोटल 80 का है तो आधा कितना होगा? 40 का होगा। तो अब हमें ये फाइंड करना है, ये कितने डिग्री का है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, याद करना है ये। अब बाद में अभी सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 10.2 का तीसरा क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो P एंगल POA बराबर होगा। दोबारा एक बार पढ़ते हैं। यदि एक बिंदु P से, ये कोई बिंदु है P से, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, कोई वृत्त है, PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा ये हो गई,
परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ये रहा 80 डिग्री का कोण, तो POA किसके बराबर होगा? POA किसके बराबर, यानी ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक चीज हमें दिया हुआ है, इसके अंदर गिवन है कि ये स्पर्श रेखा है, PA-PB स्पर्श रेखा है, यानी PA और P और B स्पर्श रेखा है, PB स्पर्श रेखा है। अगर यह स्पर्श रेखा है तो यहां केंद्र से एक लाइन गई है, इधर केंद्र से देखना है, स्पर्श रेखा पे लंब है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल A जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि PA ये स्पर्श रेखा है और O से लेकर के A तक ये त्रिज्या है, इसलिए ये 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का हो गया तो ये जो PAPO एक त्रिभुज है, हम ये कहेंगे कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि PAO एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। तो जब एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब इसको पहले ये वाला एंगल लिखते हैं बच्चों, यहाँ 80 डिग्री का एंगल दिया तो 80 डिग्री का हाफ कितना होगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो पहले ये तीनों कोणों का योग हम लिख लेते हैं पहले। तो इस वाले एंगल को लिखने का तरीका होगा APO एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल वो वाला यानी कि POA, तीसरा A यानी कि OAP, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये लिखना जरूरी है बच्चों। अब देखते हैं कि APO है क्या चीज, पहले APO ये टोटल 80 है, तो 80 का हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, 40। ओके, POA हमें नहीं पता, PO नहीं पता, इसको ऐसे लिखे रहो। देखना OAP ये लंब है यानी कि 90 डिग्री। अब देखते हैं 180, इन दोनों को जोड़ते हैं, 90 और 40 130 आ गया, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 130 प्लस POA इक्वल हो गया 180। अब हमें चाहिए POA इक्वल 180 माइनस का 130, इधर जाके जो प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा ये, तो 180 में से 130 घटाएंगे तो POA की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 50 डिग्री। सब पे डिग्री लिख लीजिए, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ये 50 डिग्री से पहला ही आंसर है 50 डिग्री, यानी कि ए आंसर है इसका। बच्चों 10.2 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी बेसिक कुछ चीजें हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों ये देखो, एक केंद्र O है, अगर कोई वृत्त है, उस वृत्त के ऊपर कोई स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा पे केंद्र से एक लाइन जाकर टच करे तो वो 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है यानी बनाती है, यही 10.1 प्रमेय है, ठीक है। यहाँ भी सेम वही है, देखो ये C और D जो है एक स्पर्श रेखा है, CD स्पर्श रेखा है, इसके ऊपर केंद्र से एक लाइन आ रही है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमें जो इसमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है वो अभी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले बेसिक चीजें समझ लीजिए। 10.1 प्रमेय क्या बताता है बच्चों कि अगर कोई लाइन स्पर्श रेखा है और केंद्र से कोई लाइन को स्पर्श रेखा के ऊपर टच करती है तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 10.1 प्रमेय है, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ भी देखो, ये स्पर्श रेखा है और केंद्र से एक लाइन इस स्पर्श रेखा को यहाँ टच कर रही है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा यानी कि कोण बनेगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते थे प्रश्नावली 10.2 का फोर्थ क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अब ये देखिए, इधर एक वृत्त है, इस वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं हैं AB और CD, और हमको ये सिद्ध करना है कि AB लाइन जो है और CD लाइन एक दूसरे के समांतर है। हमें सिद्ध यही करना है कि AB लाइन जो है समांतर है CD के। अब प्रमेय 10.1 के अनुसार BEO दिखाइए, BEO ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों, प्रमेय 10.1 से भी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहां दिखाइए DFO
डी एफ ओ, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। पहला समीकरण दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण को जोड़ दिया, पहला समीकरण दूसरे समीकरण को जोड़ दिया, यानी कि बी ई ओ प्लस डी एफ ओ, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी दोनों को जोड़ा 180 डिग्री। हमें पता है कि आसन कोणों का योग 180 है, यहाँ पे आसन कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो जब आसन कोणों का योग 180 है तो ए भी समांतर होगा सी डी के, यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। अब हम सीखेंगे प्रश्नावली 10.2 का 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बच्चों 10.1 जो प्रमेय है यही तो है कि अगर किसी स्पर्श रेखा पे अगर केंद्र से कोई लाइन आती है तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। बस हमें जानते तो हैं ही, बस उसको कुछ लाइनें लिख देनी है। इधर दिखाइए जरा, ये केंद्र है, वृत्त का केंद्र और ये स्पर्श रेखा है, और यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये 90 डिग्री का है। तो स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? स्पर्श बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां पर ये जो वृत्त है और ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु को ये टच करता है, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु को टच करता है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए 10.1 से प्रमेय 10.1 से ए बी लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि समकोण 90 डिग्री का एंगल बनाएगी एक्स और वाई पे। देखिए ए और बी, देखिए ए और बी, ए बी लाइन जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों एक्स और वाली लाइन पे, एक्स और वाई लाइन पे। तो चूंकि ए बी केंद्र से गुजर रही है, दिखाइए यहाँ पे ए और बी किससे गुजर रही है बच्चों? ये केंद्र से गुजर रही है। अतः इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से जाता है। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 यही बताता है जो इसमें हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ए बी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब समकोण, ठीक है ना, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ए बी समकोण है एक्स और वाई पे, ए बी ये समकोण है लाइन एक्स वाई पे। तो ए बी जो है केंद्र से गुजर रही है, यहाँ दिखाइए ए और बी कहाँ से गुजर रही है बच्चों? ये बीच में केंद्र है, केंद्र से गुजर रही है। चूंकि ए बी केंद्र से गुजर रही है अतः इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से जाता है। यही हमें सिद्ध करना था, हो गया, इसमें ज्यादा कुछ। 10.2 का 6th क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ पहले फॉर्मूले बच्चों आपको याद करना है। देखिए इधर दिखाइए जरा, कोई वृत्त है और वृत्त के केंद्र से किसी स्पर्श रेखा पे लाइन आती है और दोनों एक ही बिंदु पर टच करते हैं, जिसको यहाँ दिखाइए जरा, हाँ ओ से लेके टी तक, और ये देखना ए से लेके टी तक। तो ए टी जो स्पर्श रेखा है और केंद्र ओ से इस पे टच कर रही है, यानी ये इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये अब बन गया अब आपके पास समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला लागू होता है पाइथागोरस। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है पहले वो याद होना चाहिए। पाइथागोरस फॉर्मूले के अनुसार हमको ये याद करना है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग। बच्चों पहले आप सभी लोग आपको ये याद करना है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये पहले आपको याद करके रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे हम, पहले ये आप पहले प्रश्नावली 10.2 का 6th क्वेश्चन। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श से रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको आराम से समझने, एक बिंदु ए से, कोई बिंदु बाहर का ए है, यहां दिखाइए, हाँ, जो एक वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र ये रहा, यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये रहा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श से रेखा की लंबाई, ए से स्पर्श रेखा की लंबाई ये 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, यानी हमें ये फाइंड करना, पता लगाना है, ठीक है। तो इसको पता लगाने से पहले हम लोग पहले क्या करेंगे बच्चों कि ये लिख देते हैं पहले, इधर दिखाइए, हाँ, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 यही बताता है कि अगर कोई स्पर्श रेखा है और उसके ऊपर केंद्र से कोई लाइन आ रही है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वही लिखा मैंने कि ए टी ओ यानी कोण ATO बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि AT जो स्पर्श रेखा है और O से लेकर T तक त्रिज्या है, इसलिए, क्योंकि प्रमेय 10.1 यही बताता है हमें। अब ये 90 डिग्री का है, अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये जो आप ट्रायंगल बना है यानी कि त्रिभुज बना है ATO, त्रिभुज
ATO में, ATO में एंगल T जो है वो तो 90 डिग्री का आ चुका है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमें अब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस फॉर्मूला हमें लागू करना है। पाइथागोरस प्रमेय हमें लागू करना है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, जरा याद कर लो बच्चों, कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब इसमें लागू करना कि कर्ण दिखाइए, इसमें कर्ण क्या है, इस त्रिभुज में कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर, फिर आधार A और T को आधार मान लेते हैं, तो ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे, फिर नेक्स्ट लंब का स्क्वायर O से लेके T तक, यानी O और T लिखे रहते हैं हम लोग, OT स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25, वर्ग करेंगे 4 का 16 प्लस O से लेके T का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस का 16 बराबर हो गया OT स्क्वायर। अब इधर सोल्व कर लेते हैं, तो 25 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो 9 आ गया, तो 9 बराबर हो गया OT स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि OT स्क्वायर, इस साइड लिख देते हैं, 9 को उस साइड लिख देते हैं, तो OT बराबर हो गया 9 रूट के अंदर, 9 अंडर रूट, हिंदी में अंडर रूट बोलते हैं इसको, तो O और T। अब इस 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 के जोड़े बन गए, तो आंसर आ गया O से लेके T तक 3 सेंटीमीटर। लेकिन O से लेके T तक OT ही हमारे पास बच्चों त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई हमारी, त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर। यही आंसर है बच्चों। एक बार इसको दिखाइए। प्रश्नावली 10.2 का 7वां क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे इसमें लिखा है संकेंद्रीय वृत्त, तो संकेंद्रीय वृत्त कहते किसे, पहले वो समझना है बच्चों। संकेंद्रीय वृत्त उसे कहते हैं कि या तो वृत्त के अंदर एक दूसरा वृत्त हो और दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही हो, या ऐसे कह लो कि एक वृत्त के बाहर दूसरा वृत्त हो लेकिन दोनों वृत्त का केंद्र एक ही हो, तो उसको कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त। पहले तो आपको ये समझना है। इसमें क्या है कि जो छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या जो है वो यहां से लेके यहां तक होगी, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यहां से लेके यहां तक होगी, ठीक है। और हमें जो फाइंड करना है, यानी हमें जो A और B, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पहले पता होना चाहिए कि ये स्पर्श रेखा है पहले ही, तो जैसे A से लेके C तक स्पर्श रेखा और केंद्र से कोई लाइन आती है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। पहले ये समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये तो फिर समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल है। आज किसी भी त्रिभुज में जिसमें 90 डिग्री का एक कोण बना हो तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है वो पहले आप याद कर लो। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है बच्चों आधार का वर्ग, किसका वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पहले ये फॉर्मूले याद करो, फिर बाद में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। प्रश्नावली 10.2 7वां क्वेश्चन, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। पहले एक बार और पढ़ने की कोशिश करो। दो संकेंद्रीय वृत्तों की, संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त उसे कहते हैं कि कोई दो वृत्त हो और दोनों की त्रिज्या एक ही हो तो उसको संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब उसमें से बता, दो वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, एक जो है बड़ी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गया। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त पर स्पर्श। अब ये छोटा वाला वृत्त ये है और इसको स्पर्श करते हुए ये लाइन जा रही है A से लेके B तक, ठीक है। अब हमें पता है कि बच्चों जब कोई स्पर्श लाइन, स्पर्श रेखा होती है और केंद्र से उस पे लाइन आ जाए, स्पर्श बिंदु को दोनों एक ही जगह टच करें, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व ऐसे करेंगे कि प्रमेय 10.1 से A और B स्पर्श रेखा है, A और B स्पर्श रेखा है, O से लेके C तक त्रिज्या है, O से लेके C तक त्रिज्या, अगर ये है तो प्रमेय 10.1 के अनुसार OCA 90 डिग्री का बनेगा। OCA ये 90 डिग्री का एंगल, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो त्रिभुज ACO में, त्रिभुज ACO में 90 डिग्री का बन गया, तो इसका मतलब इसमें कौन सा प्रमेय यूज होगा बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा इसमें। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है ये से पहले याद कर लो। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हमें देखना है कि इसमें कर्ण क्या है। इस वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण माना जाता है, तो ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर करना है हमें।
आधार क्या है बच्चों, ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक, ए सी लिखे रहो, प्लस लंब है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर। अब 5 का तो यहाँ 25 आ गया, ए सी की जगह ए सी लिखे रहो, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया बच्चों। तो 25 इधर आ गया, 25 माइनस इधर आके ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, तो 25 माइनस 9 इक्वल हो गया ए सी स्क्वायर। यहाँ सोल्व करते हैं। अब ए सी स्क्वायर बराबर हो गया, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आ गया, तो इसको ऐसे ए सी इधर लिख दिया मैंने और ये नंबर उस साइड को लिख दिया। अब ए सी इक्वल हो जाएगा रूट के अंदर 16 यानी अंडर रूट के अंदर। अब इसको जरा छोटे भागों में तोड़ो, तो 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, देखना 2 गुणे 2 4, 4 दुनिया 8 दुनिया 16। अब इसके जोड़े बनाओ, 2 2 2 के 2 बार जोड़े बन गया, तो ए सी बराबर हो गया 2 गुणे 2, ए सी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें जो चाहिए जीवा जो है ए से लेके बी तक है, तो ए से लेके बी तक का मतलब है कि ए सी ये जितना होगा, ए से लेके सी तक जितना होगा उतना ही होगा सी से लेके बी तक, तो ये हो जाएगा ए बी, मतलब ए सी प्लस में सी और बी। हमें पता है कि बच्चों जब कोई जीवा के ऊपर केंद्र से आके लंब डालता है तो वो जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है, आधा इधर आधा उधर। तो इसका मतलब जितना ए से लेके सी तक होगा उतना ही होगा सी से लेके बी तक। तो ये 4 सेंटीमीटर ये और फिर 4 सेंटीमीटर ये, तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई, चेक करो, ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर। प्रश्नावली 10.2 का 8वां क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये कुछ समझना है कि यह है क्या। कोई वृत्त है बच्चों, और वृत्त के परिगत जो है ना इस टाइप से एक चतुर्भुज दिया है, देखिए पहले तक। तो इसको हमें ये सिद्ध करना है कि ए और बी प्लस सी और डी वो बराबर होता है ए डी और बी सी। तो इसको सिद्ध करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कोई बाहरी बिंदु, यहाँ से देखिए जरा, ये कोई बाहरी बिंदु और इसके ऊपर स्पर्श रेखा यहाँ पे और यहाँ पे। तो 10.2 के अनुसार अगर बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पे अगर 2 स्पर्श रेखाएं बनती है तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बच्चों याद कर लो 10.2, ठीक है। तो प्रीमेट 10.2 यही बताता है कि बाहर किसी बिंदु से किसी वृत्त पे अगर 2 स्पर्श रेखाएं ऐसे बनती हैं तो ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं यानी ये वाली और ये वाली दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो जो चीज यहाँ है वैसी सेम यहाँ भी है कि ये कोई बाहर बिंदु है, बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखाएं हैं तो ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। ऐसे इधर भी दिखाइए, ये बाहर बिंदु है, इसके ऊपर स्पर्श रेखाएं, तो ये AP बराबर होगा AS के, ठीक है, यानी स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर होगी। बाहर बिंदु से वृत्त पे डाला गया स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। सेम यहाँ भी होगा बच्चों कि ये देखिए बाहर बिंदु है और वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। याद कर लीजिए, अब बाद में सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। प्रश्नावली 10.2 का 8वां क्वेश्चन, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ABCD बच्चों एक चतुर्भुज है और उसके अंदर एक वृत्त है, या वृत्त के बाहर ABCD खींचा गया, बातें की, ठीक है। परिगत का मतलब बाहर, ठीक है ना। तो एक वृत्त के परिगत यानी उसको टच करते हुए ऐसे करके बाहर से एक ऐसे चतुर्भुज खींचा गया जो ABCD है। अब आकृति देखिए आकृति 10.12 में ये रहा। सिद्ध करना है हमें कि A और B प्लस CD बराबर होता है AD प्लस BC, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब हमें देखते हैं, हल कर देते हैं ऐसे। तो सिद्ध करना है AB प्लस में CD बराबर AD प्लस BC, ये देख के लिखा मैंने। अब ये देखना जरा यहाँ पे कि स्पर्श रेखा कहाँ कहाँ है। एक रहा स्पर्श रेखा P, एक रहा Q, एक R और एक S। तो उसी बात को लिखना है कि PQR तथा S, PQR तथा S स्पर्श रेखाएं। तो जब ये स्पर्श रेखाएं हैं तो 10.2 के अनुसार, परिमेय 10.2 के अनुसार बच्चों कि जब किसी बाहरी बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो बराबर होती है तो A से लेके P तक किसके बराबर होगा, A से लेके P तक, यहां दिखाइए, A से लेके P तक बराबर होगा AS के, AS के, समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही P से लेके B तक, P से लेके B तक ये बराबर होगा B से लेके Q तक, सेकंड इक्वेशन, समीकरण यानी। अब ये तो हो गया बच्चों, ये इसके बराबर हो गया। अब हमें ये दिखाना है कि ये किसके बराबर होगा, ठीक है। हमें इतना पता लगा AP जो इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब बताइए कि ये यहां देखिए बाहरी बिंदु है तो Q और C किसके बराबर होगा, QC बराबर होगा CR के, थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही R और D,
आर डी बराबर हो जाएगा डी एस के। ये 4 समीकरण हमारे पास आ गए। हमें जो सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी इसके बराबर सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी प्लस सी डी लिखेंगे हम लोग, ए बी प्लस सी और डी। अब ए बी में क्या क्या है बच्चों, देखना जरा। ए और बी, ए से लेके बी तक में इसको हम 2 भाग में ऐसे तोड़ सकते हैं कि ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी और बी। सी डी को देखिए, सी और डी, सी डी को 2 भाग में तोड़ सकते हैं, सी आर प्लस आर डी। तो सी आर प्लस आर डी। अब हमें यह देखना है कि एपी की जगह क्या है। एक एपी का मतलब है एएस, पीबी का मतलब क्या बच्चों, बीक्यू। वो हमें लिखना है इधर, मैं आपको बता रहा हूं। तो एपी की जगह क्या लिखना है हमें अब, एएस। पीबी की जगह दिखाइए इधर समीकरण सेकंड से, बीक्यू, बीक्यू। अब सी आर जो है ना वो किसके बराबर है, क्यू सी के। तो सी आर का मतलब है क्यू सी, क्यू और सी। आर डी, आर और डी जो है वो डी एस के बराबर है। अब जरा देखते हैं बच्चों कि जो एक जैसे नंबर है, जैसे एस है यहाँ पे, तो यहाँ भी ऐसे, इसको जरा पास में लिख देते हैं हम लोग। अच्छा, ये कहां से आया ये सब, तो हमें लिखना है कि समीकरण फर्स्ट से, सेकंड तथा थर्ड और फोर्थ से। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तथा फोर्थ से। ये जो चेंज आया वो इस कारण आया। अब हमें देखते हैं कि इसको जरा पास बस कर दिया, ए एस और डी एस जो को पास बस कर देते हैं, ए एस प्लस डी एस। ऐसे ही ये बी क्यू प्लस क्यू सी को पास बस कर देते हैं, जो एक जैसी मिलती जुलती है। जैसे यहाँ ए है तो ए और कहाँ का है, कहीं भी नहीं है, तो उसको छोड़िए। एस है यहाँ पे तो एस कहाँ है इसको, तो ये वाला नंबर, ये वाला ए एस और डी एस को पास में लेके। ऐसे यहाँ बी है तो बी और कहीं है, नहीं है, तो बी क्यू, यहाँ क्यू है यहाँ बी क्यू, इन दोनों को पास पास कर देना यहाँ देखिए, बी क्यू और क्यू सी। अब देखते हैं कि ए एस और डी एस होता क्या है। ए से लेके एस तक, ए से लेके एस तक, यहां दिखाइए जरा, ए से लेके एस तक जो है, और प्लस में डी से लेके एस तक, ये बन गया हमारा ए डी, ए और डी, ये दोनों की जगह ए डी बन गया। ऐसे ही बी क्यू प्लस क्यू सी, ये रहा बी क्यू और ये रहा क्यू और सी, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा बी और सी। अब हमें देखना है कि क्या यही हमें सिद्ध करना था, देखना ए डी प्लस बी सी, ये आ गया ए डी प्लस बी सी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ये हमें सिद्ध करना था। सबको समझ में आ गया बच्चों। 10.2 का 9th क्वेश्चन समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं पहले। देखिए ये कि यहाँ पे दिखाइए जरा इसको, ये कि कोई वृत्त है और वृत्त के यहाँ पे केंद्र है, और इस टाइप से देखना ये वाली लाइन है, और यानी x और y, दूसरा है x डैश और y डैश। इसमें हमको कुछ सीखना है। अच्छा पहले ये देख लीजिए, पहले ये केंद्र है, ठीक है। तो केंद्र से अगर कोई लाइन किसी स्पर्श बिंदु पे जाती है तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है बच्चों, 90 डिग्री का, जो ऊपर में 10.1 से मैं समझा रहा था आप लोग। और 10.2 से भी समझना है हमें कि कोई बाहरी कोई बिंदु ए है, ये ए से स्पर्श रेखा खींची गई है इस वृत्त के ऊपर, तो यानी कि यहाँ से लेकर के पी से लेके ए तक, ये ए पॉइंट है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, पी ए से लेके सी के बराबर होगा। ऐसे देखना, यहाँ भी एक बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु के ऊपर 2 ये लाइनें खींची गई है, यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो 2 स्पर्श रेखाएं यानी बी से लेके सी तक, वो बराबर होगा बी से लेके क्यू तक। ऐसे ही देखना यहाँ पे, यहाँ पे हाँ यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे ये ओ से लेके सी तक, और ये स्पर्श लाइन है कोई, यानी स्पर्श एक लाइन इधर है, तो यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा पर मैं 10.1 के हिसाब से। यहाँ भी एक बन सकता है बच्चों, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। आकृति 10.13 में, आकृति ये 10.13 है, ठीक है। x और y तथा x डैश y डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं, यानी ये वाली लाइन इसकी ठीक समांतर खींची गई है, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखा है, ये वाली और ये वाली स्पर्श रेखा है।
स्पर्श बिंदु, अब इसमें और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB और XY को, यानी कि एक A और B लाइन भी खींचा गया जो यहाँ पे C पे स्पर्श कर रही है, ठीक है। AB और XY को A तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है बच्चों? यहाँ पे B पे, यानी इस वाली लाइन को B पे टच कर रही है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि AOB 90 डिग्री, यानी ये हमको सिद्ध करना है कि ये पूरा का पूरा जो है 90 डिग्री, ये पूरा का पूरा बताना है 90 डिग्री, ठीक है। हमको ये सिद्ध करना है, वो बात की कहा। अब आ जाइए पहले इधर, सबसे पहले दिया क्या है हमारे पास? दिया है बच्चों PQ जो है ना वो स्पर्श रेखा है, देखना P और Q ये स्पर्श रेखा है यहाँ, तथा C भी है, C भी स्पर्श रेखा है। PQ तथा C स्पर्श रेखाएं हैं। तो जब ये स्पर्श रेखाएं हैं, हमें सिद्ध करना है AOB 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। रचना से O को C से मिला दिया, O को C से मैंने मिला दिया। मिलाने से क्या हुआ? 10.1 से OPY, देखते हैं जरा, OP और Y ये 90 डिग्री का है। ऐसे ही बच्चों OCA ये भी 90 डिग्री का होगा। अब ये 90 डिग्री का होगा। अब हम लेते हैं बच्चों ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज POA में, त्रिभुज POA तथा त्रिभुज ये वाला OCA में सबसे पहले जो एंगल P है वो C के बराबर है। एंगल P जो है वो एंगल C के बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। दूसरी बात, ये यहां से दिखाइए O से लेकर के P तक, O से लेकर के P तक वो बराबर होगा O से लेकर C तक, O से लेकर C तक। क्यों? त्रिज्या, त्रिज्या है। तीसरी चीज दोनों में कॉमन है, O से लेके A तक, O से इस वाले त्रिभुज में भी, इस वाले त्रिभुज में भी OA है और इस वाले त्रिभुज में भी OA है। इसको उभयनिष्ठ लिखेंगे, यानी OA बराबर है OA, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। अब ये हमारे पास तीन चीजें आ गई बच्चों। तो जैसे तीन चीजें आ गई तो हम ये कहेंगे कि इसलिए त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है POA ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OCA के, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम किस कारण हुआ? राइट एंगल, उसके बाद में हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड, इससे ये सर्वांगसम हो गया। इसको जरा हटा देते हैं, मिटा देते हैं। अब ये जब सर्वांगसम हो गया, यानी ये वाला त्रिभुज POA या OAP कुछ भी लिख सकते हैं इसको, तो ये वाला सर्वांगसम कर दिया हमने इस त्रिभुज के, यानी OCA के। और जैसे कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं बच्चों, तो उसका इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएगी। यानी हम लिखेंगे एंगल POA, एंगल POA ये बराबर होगा, POA जो बराबर होगा वो होगा AOC के, AOC के। क्यों होगा? CPCT। अब ये हमें बराबर हो गया। इसी प्रकार अब इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज OQB तथा त्रिभुज BCO में। इसी प्रकार नीचे लिख देते हैं। इसी प्रकार OQB में, त्रिभुज OQB तथा त्रिभुज OQB हो गया, और QCO में इसी प्रकार हो जाएगा बच्चों कि ये वाला जो एंगल होगा ये वाला इस बराबर हो जाएगा, यानी एंगल QOB एंगल बराबर हो जाएगा, इसको पहले QOB बराबर हो जाएगा BOC के, CPCT। अब यहाँ से हमें दोनों ये दो इक्वेशन ले लिए, फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। अब आ जाइए आगे सॉल्व करते हैं। अभी देखते हैं POQ
पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पे ये जो सीधी सी लाइन है, इस सरल रेखा पे 4 एंगल बन रहे हैं, यानी 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। हम चारों को लिख देते हैं, यानी एंगल पी ओ ए प्लस ये वाला ए ओ सी के प्लस ये हो गया, ये हो गया। अब ये सी ओ बी प्लस बी ओ क्यू। तो जब चारों को जोड़ेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। क्या लिखेंगे सामने? रैखिक योग। अब थोड़ी जगह मिटा, कहीं और सॉल्व करना। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, तो जब ये एक सरल रेखा है तो इसमें 4 एंगल बन रहे हैं, यानी 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसको लिखने का तरीका है कि पी ओ ए, दिखाइए इधर, पी ओ ए प्लस ए ओ सी, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसको लिखना है, तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं, सी ओ बी, इस वाले एंगल को लिखने के 2 तरीके, सी ओ बी या बी ओ सी। सबको ऐसे कोई लिख सकते, कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट ये बच गया, इसको लिखना है हमें बी ओ क्यू लिख सकते हैं या क्यू ओ बी लिख सकते हैं हम लोग। तो मैंने लिख दिया बी ओ क्यू, यानी लिखा बी ओ क्यू। अब 1 2 3 4, ये चारों एंगल को प्लस कर दिया। तो चारों कोणों को जब प्लस करेंगे तो लिखेंगे 180। क्यों? रैखिक योग में एक सीधी लाइन जो होती है 180 डिग्री की होती है, जिसमें से हमें क्या करना है कि हमें सिद्ध तो ये करना था कि ए ओ बी, तो इसमें 2 एंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये इसका मतलब कि ए ओ सी। तो ए ओ सी को हम चेंज नहीं करेंगे, ए ओ सी यहां लिखा ना, इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन पी ओ ए हमें नहीं चाहिए। कौन सा नहीं चाहिए? पी ओ ए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके बदले में ये दोनों तो बराबर ही है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। कहां से आएगा बच्चों? समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। इसको लिख सकते हैं ऐसे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, जो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, 2 समीकरण प्रूफ कर चुके हैं। अब जरा दिखाइए, तो पी ओ ए के बदले में वो लिख दो जो हमें चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बराबर है, पहले प्रूफ कर चुके हैं समीकरण से। तो हम पी ओ ए के बदले में लिख लेंगे ए ओ सी, ए ओ सी को ए ओ सी लिखेंगे। ऐसे ही हमें सी ओ बी चाहिए, पहले चेक कर लेते हैं, सी ओ बी, हाँ चाहिए हमें ये, तो इसको ऐसे लिखे रहते हैं। ये बी ओ क्यू हमें नहीं चाहिए, यानी बी ओ क्यू नहीं चाहिए। तो इसके बदले में ये दोनों ही बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो जब बराबर है तो हम जानबूझ के क्या करेंगे बच्चों कि बी ओ क्यू के बदले में लिख देंगे सी ओ बी, क्योंकि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से ये दोनों बराबर है। अब देखिए ए ओ सी, यहां भी ए ओ सी, तो 2 बार ए ओ सी आ गया यहाँ पे। ऐसे सी ओ बी, यहां भी सी ओ बी, ये भी 2 बार सी ओ बी आ गया। तो 2 कॉमन ले लेते, तो जैसे ही हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास बन गया अब ए ओ सी प्लस बी ओ सी ओ बी 2। अब ये 2 जो है उधर जाके ले जाके हमने डिवाइड कर दिया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर डिवाइड यानी गुणा हो रहा है इधर, तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो 180 को जैसे 2 से भाग के 90 डिग्री आ गया। अब जरा देखिए कि ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी क्या है, इधर दिखाइए जरा, ए ओ सी प्लस सी ओ बी, यानी ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, दोनों मिला के बन गया ए ओ बी। वही लिख दिया मैंने, ए ओ बी, इन दोनों को मिला करके लिख दिया ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। हमें यही सिद्ध करना था कि ए ओ बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध कीजिए। समझ आ गया बच्चों? 10.2 का 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में बच्चों एक बाहरी कोई बिंदु है और वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं बनाए, ये रही स्पर्श रेखा और ये रही स्पर्श रेखा। तो इसमें ये पूछा गया हमसे कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस करके संपूरक है, यानी 180 डिग्री का। हमें ये सिद्ध करना है कि 180 डिग्री का है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये जो है ना एक स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा पे केंद्र से जब कोई लाइन जाती है तो ये स्पर्श बिंदु को टच करती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेम ऐसे ही ये भी स्पर्श रेखा और केंद्र से एक लाइन आ रही है यहाँ पे बच्चों, ये त्रिज्या यानी, तो यहाँ स्पर्श बिंदु पे टच करके इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये वाली चीज बातें हमें समझनी है। तो अब आप लोगों को समझ, इसको सॉल्व करते हैं अब जरा।
10वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये देखिए कोई बाहर बिंदु है, बाहर का कोई बिंदु है और स्पर्श रेखा ये दो खींची गई है। रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण यानी ये जो खींचा गया है ये वाला कोण, और जो एक आगे चल के बताएगा भी, रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, जो रेखाखंड द्वारा केंद्र पे जो बन रहा है, अंतरित कोणों का संपूरक होता है। योग जो है ना संपूरक होता है, यहां से लेके ये वाला और ये प्लस का ये, इसका योग जो है 180 करना है। संपूरक मतलब 180। अब इस क्वेश्चन के अनुसार बच्चों पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक स्पर्श रेखा है, ए बी और ए स्पर्श रेखा है, बी और सी ये भी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पे यहाँ पे ये यानी सेंटर पॉइंट से केंद्र बिंदु से यहाँ स्पर्श बिंदु पे एक लाइन जा रही, यानी ये त्रिज्या जा रही, तो ये जैसे यहाँ टच करेगी तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब देखते हैं ये कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हो गई। तो 4 भुजा वालों को कहेंगे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध ये करना है कि ए बी सी है कहाँ पहले, ए बी और सी यानी ये वाला एंगल प्लस ए ओ सी, इन दोनों को प्लस करना है, यानी ये वाला और ये वाला दोनों को, तो ये आ जाएगा 180। 180 हमें सिद्ध करना है। अब ए बी और बी सी स्पर्श रेखा है, ए बी और बी सी स्पर्श रेखा है, ओ ए और ओ सी त्रिज्या है, यानी ओ से लेके ए तक, ओ से लेके सी तक, ये तो त्रिज्या है। अब टेप्रोमेट 10.1 के अनुसार ये दोनों 90-90 डिग्री के होंगे, यानी ओ ए और बी ये 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही बी सी ओ ये भी 90 डिग्री का होगा बच्चों। अब ये 90 डिग्री का तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब हमें पता है कि ये बी सी ओ ए एक चतुर्भुज है, तो जब ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा। इसको जरा आप चारों कोणों को लिखते हैं, ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाला, फिर ये वाला, चारों को लिखते हैं। तो बी को लिखने का तरीका है ए बी सी, एंगल ए बी सी, प्लस सी को लिखने का तरीका है बी सी ओ, ये हो गया। अब ओ को लिखने का तरीका क्या होगा, सी ओ ए या ओ ए सी, दोनों का मतलब एक ही बच्चों। नेक्स्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये ओ ए बी, अब चारों कोणों को प्लस करेंगे तो हम लिखेंगे 360। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, 360 होता है। अब हम देखते हैं जरा कि ए बी सी ये हमें नहीं पता, इसको ऐसे लिखते रहते हैं, ए बी सी लिख देते हैं। अब देखते हैं बी सी ओ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री लिख देते हैं। फिर सी ओ ए यानी ये नहीं पता हमें, तो CO ऐसे लिखे रखते हैं। ओ ए बी 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री लिख देते हैं, 360। अब इसको नंबर वाले 90 कितना हो गया, 180 डिग्री, प्लस हमारे पास ये बच गया ए बी सी प्लस COA या AOC, बात एक ही है बच्चों, तो ये हो गया 360 डिग्री। अब हमें इसको लिखना है और इसको 180 को ले जाकर उधर माइनस करना है, तो ABC प्लस COA इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 180 डिग्री, तो ये हो गया ABC प्लस COA इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। हमें यही सिद्ध करना था बच्चों। देखो ABC, A, B और C ये वाला एंगल हो गया, और COA ये वाला एंगल हो गया, दोनों आमने सामने हो गए, इनका योग जो है ना 180 डिग्री हमें सिद्ध करना था। ये आ गया बच्चों आंसर। प्रश्नावली 10.2 का 11वां क्वेश्चन। इधर देखिए, ये कोई वृत्त है और वृत्त के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका केंद्र जो है O है।
अब हमें ये देखना है कि समांतर चतुर्भुज यानी ए बी सी और डी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की खासियत ये होती है कि ये वाली जो भुजा होगी वो सामने वाली भुजा के बराबर होगी, यानी ए बी बराबर होगा सी डी के, और ऐसी बी और सी बराबर होगा हमें डी और ए के, या ए डी की बात देखिए, ठीक है। लेकिन हमको इसमें सिद्ध करना है कुछ और। हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं बराबर हैं। लेकिन इससे पहले हमें पहले ये ध्यान देना है कि ये कोई बाहरी बिंदु है। ये बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा ये भी है, ए से लेके पी तक स्पर्श रेखा है और ए से लेके एस तक भी स्पर्श रेखा है। तो जब ये स्पर्श रेखाएं हैं तो 10.2 परिमेय 10.2 के अनुसार बाहर बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वृत्त के ऊपर तो दोनों स्पर्श रेखाएं यानी ए से लेके पी तक वो बराबर होगा ए के लेके एस तक। ऐसे ही बच्चों यहाँ देखो पी से लेके बी तक ये बराबर हो जाएगा बी से लेके क्यू तक, क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर डाला गया स्पर्श रेखाएं की रेखाओं की दूरी जो होती है वो समान होती है, यानी पी से लेके बी तक बराबर होगा बी से लेके क्यू तक। ऐसी सेम ऐसी है, देखो बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर डाला गया स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, यानी क्यू से लेके सी तक बराबर होगा सी से लेके आर तक। ऐसे ही यहाँ पे दिखाइए आर और डी बराबर होगा डी और एस के। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब क्वेश्चन ये हमारे, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज जो होता है वो समचतुर्भुज होता है। हमें ये मतलब सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज जो होता है वो समचतुर्भुज होता है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन तो दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब ये कि ए बी बराबर होगा सी डी के। ए बी किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के। तो ये बी सी किसके बराबर हो जाएगी? बी सी जो हो जाएगा बच्चों डी ए के। ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, यानी ए बी बराबर होगी बी सी के। बी सी सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं ये बराबर है, यानी ए बी बराबर होगी बी सी के, बी सी बराबर होगी सी डी के, सी डी बराबर होगी डी ए। ये देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रीमेय 10.2 से अभी तो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि अगर बाहरी बिंदु से कोई स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वृत्त के ऊपर तो ये स्पर्श रेखाओं की जो दूरी होती है ये एकदम सेम होती है, यानी ये जितने सेंटीमीटर ये होगा उतने सेंटीमीटर ये भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रीमेय 10.2 से AP बराबर हो जाएगा AS के। दिखाइए तो AP बराबर हो जाएगा AS के। ऐसे ही यहाँ देखिए P और B जो होगा वो B और Q के होगा। PB बराबर BQ के हो जाएगा। सेम जो जैसे ये वाली लाइन ली थी ना, अब सामने वाली लाइन को ले लेते हैं कि C और R किसके बराबर होगा? C और R जो होगा बच्चों C और Q के बराबर होगा। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ऐसे ही R और D आर डी जो हो जाएगा डी और एस के बराबर हो जाएगा। 4 इक्वेशन आ गई। अब ये समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों को जोड़ेंगे तो इसमें जरा इसको जोड़ते हैं AP। दिखाइए इधर जरा AP प्लस P और B, अब प्लस में ये CR प्लस RD। तो इसके जो इक्वल में है बराबर में है, यानी ये इसको भी लिखना पड़ेगा हमें AS प्लस BQ B और Q। ऐसे ही यहाँ पे देखिए CR के बदले में लिखा था ये CQ और ये DS। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि AP और ये PB, AP किसके बराबर है पहले देख लेते हैं हम लोग। AP इधर दिखाइए जरा, इधर दिखाइए ये समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ से। तो AP प्लस PB ऐसे ये CR और RD ये प्लस कर दिया तो जो इक्वल में है इसके, जैसे AS BQ CQ और DS इसको भी इक्वल में। अब देखिए AP प्लस PB क्या होता है? AP प्लस PB AB होता है यहाँ पे AB, इन दोनों के बदले में AB हो गया। ऐसे CR और RD दिखाइए जरा, CR और RD ये हो गया CD, ये हो गया CD। नेक्स्ट अब जो एक जैसे नंबर है ना उसको पास में लिखना है। जैसे A है तो A कहीं पे है नहीं है, यहाँ S है तो S ये रहा तो इसको पास में लिख देते हैं AS प्लस DS। ऐसे देखिए ये B है, B और कहीं नहीं तो फिर भी लिखना तो पड़ेगा BQ, यहाँ Q पास में, इसको पास में कर दीजिए ये CQ। नेक्स्ट स्टेप में देखिए AB जो है AB को लिखे रहे, हमें पता है कि AB लाइन जो है वो CD के बराबर है तो हम CD के बदले में AB ही लिख देते हैं। अभी सामने देखिए अब AS और DS क्या हो गया? AS और DS ये AD के बराबर आ गया। ऐसे ये BQ और QC, BQ प्लस QC ये BC हो गया, BC हो गया बच्चों। अब हमें ये देखना है कि AB 2 बार आ गया यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं कि क्योंकि AB जो है वो बराबर है
सी और डी के, इसलिए चेंज कर दिया था। ऐसे ही आप देखिए ए डी और यहाँ बी सी है, हमारे पास आ गया ए से लेके डी तक और ये आ गया बी से लेके सी तक। तो हमें पता है कि बी और सी जो है ना ए डी के बराबर, या ए डी जो है बी सी के बराबर है, तो हम ए डी के बदले में बी सी लिख देते हैं और यहाँ बी सी की जगह बी सी लिख देते हैं, क्योंकि ए और डी बराबर है बी सी के, ये पहले से ही पता है। अब देखना यहाँ पे क्या आ गया, 2ab बराबर है 2bc। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास ab बराबर है bc के। अब ab है कहाँ, a से लेके b तक ये रहा और b से लेके c तक ये रहा, इसका मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई। और जब ये समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा था तो उस समय देखना कि ab बराबर था cd के, यानी ये वाली लाइन इसके बराबर थी, पहले दिया हुआ था, और ये वाली लाइन इसके बराबर थी, ये भी दिया हुआ था। हमने सिद्ध कर दिया कि ab बराबर है bc के, तो इसका मतलब ये है कि ये सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, यानी कि a और b बराबर हो जाएगा bc के, बराबर हो जाएगा cd के, बराबर हो जाएगा da के, यानी कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है, यही सिद्ध करना था। प्रश्नावली 10.2 का 12वां क्वेश्चन। इसमें सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना बच्चों। सबसे पहले देखिए यहाँ एक केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, और वृत्त के सभी जगह से एक त्रिभुज ऐसे खींचा गया है, जिसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी त्रिज्या है, यहाँ से लेके यहाँ भी त्रिज्या है, ये से लेके ये भी त्रिज्या है। तो जब ये O से लेके और किसी स्पर्श बिंदु पे कोई त्रिज्या आती है, तो ये त्रिज्या, इसको ध्यान रहे बच्चों, इस वाले नंबर को, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, इस वाले जगह परपेंडिकुलर यानी लंब, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी लंब होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लंब होगा, ये तो ठीक है। इसके अलावा अगर बाहरी बिंदु पे किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ये स्पर्श रेखा बराबर होता है, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर पहले से दिया है तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। ऐसे ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। इसके अलावा हमको ये पता नहीं है तो इसको हमने x सेंटीमीटर मान लिया है, तो जब ये x है तो ये भी x ही होगा, क्योंकि बाहरी बिंदु से अगर वृत्त के ऊपर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। इसके अलावा हमें अब इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे, सॉल्व कर लिए तो समझ लीजिए। यहाँ 3 त्रिभुज लेंगे बच्चों, यहाँ से लेके AOB, BOC और COA। तो ये जब ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हीरोन के सूत्र से भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 10.2 का 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं अभी। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। दोबारा देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचा गया है और उसके पास परिगत यानी उसके बाहर ऐसे कैसे परिगत एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, रेखाखंड BD और ये DC, जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा, स्पर्श बिंदु ये रहा D द्वारा BC विभाजित है, यानी B और C जो है 2 भागों में बटा हुआ, इधर 8 सेंटीमीटर इधर 6 सेंटीमीटर, ऐसे मतलब बनाया गया की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर ये और 6 सेंटीमीटर ये। देखिए आकृति 10.14 में, ये आकृति 10.14 है। भुजा AB A से लेके B तक ज्ञात करना है और A से लेके C तक ज्ञात करना है, A से लेके C तक ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने से पहले देखो, पहले हमें पता तो चल गया ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना है हमें AB क्या है हमें पता लगाना है, AC ये ज्ञात करना है। माना कि AE बराबर है AE बराबर है AF के, यानी A से लेके E तक वो बराबर होगा बच्चों A से लेके F तक। क्यों? क्योंकि बाहरी बिंदु से किसी भी वृत्त के ऊपर जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो ये दोनों बराबर होती है, तो बराबर होती है तो ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर ही होगा, ये हमने मान लिया है। प्रमेय 10.1 से OE यहाँ दिखाइए जरा, O और E ये रहा, O से लेके E तक ये लंब होगा, क्योंकि अगर किसी स्पर्श बिंदु पे केंद्र से लाइन जाती है कोई यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। कौन कितने डिग्री का बनता है बच्चों? 90 डिग्री का बनता है ये, तो यहाँ भी 90 डिग्री का होगा बच्चों। ऐसे देखो ये भी 90 डिग्री का होगा, यानी कि OE लंब होगा AC के ऊपर। ऐसे ही O से लेके D तक, O से लेके D तक ये लंब होगा इस वाले पे, इस वाले लाइन के ऊपर लंब।
ऐसे O से लेके F तक, O से लेके F तक ये लंब होगा A और B के ऊपर। ठीक, प्रमेय 10.2 से अब 10.2 ये बताता है कि CD जो होगा वही होगा EC। CD कहाँ है पहले, C, ये CD लिख दिया, एक मिनट, हाँ, C और D जो होगा वो बराबर होगा E से लेके C तक, E से लेके C तक, क्योंकि बाहरी बिंदु से अगर वृत्त के ऊपर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो बराबर होती है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। ऐसे ही D और B ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि बाहरी बिंदु से अगर किसी वृत्त के ऊपर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? इधर दिखाइए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में यहाँ 3 भागों में इसको बांटेंगे, AOC प्लस त्रिभुज एरिया ऑफ यानी क्षेत्रफल त्रिभुज OCB। देख, एक ऐसे ले, एक बार तो इस वाले को लेंगे, एक बार ऐसे इस वाले को, और एक बार इस वाले को लेंगे बच्चों, तब जाके हमें समझ में आएगा। तो गौर से देखो, अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ दिखाइए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज AOC, दिखाइए AOC, ये रहा, प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज COB, ये रहा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल त्रिभुज BOA। अब हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे में लंब, यानी बेस इंटू में हाइट, ठीक है ना। फिर इसका भी क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार गुणे लंब, इसका भी क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार गुणे लंब। अब यहाँ देखते हैं कि 1/2 ठीक है। अब यहाँ आधार कितना है, इस वाले का आधार जब हम चेक करेंगे तो इसका आधार है बच्चों x और 6, तो वही मैंने लिखा है x + 6। अब इसमें ऊंचाई क्या है, यानी लंब क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो ये रहा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब दूसरे वाले का क्षेत्रफल COB, इसमें आधार जो है 6 + 8 14, तो ये रहा आधार 14, ठीक है। और ऊंचाई जो है यानी लंब जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, वो ये रहा 4 सेंटीमीटर। फिर प्लस में ये रहा क्षेत्रफल त्रिभुज BOA, इसमें आधार इसको मानेंगे, तो आधार हो गया x + 8 या 8 + x, तो 8 + x तो ये आधार हो गया, ये पूरा का पूरा, और इसके ऊपर लंब जो है वो 4 सेंटीमीटर, ये रहा 4। अब ये 2 से इसको हम इसको कट कर देंगे, सभी को 2 से इसको कट कर दिया, फिर 2 से इसको भी काट दिया। अब देखते कितना आंसर आ गया। जब 2 से गुणा करेंगे इसमें, यानी कि ये 2 आगे लिख देते हैं और x + 6, ऐसे ही बच्चों ये 2 गुणे में 14 प्लस में ये 2 गुणे में 8 + 8, यानी ये x 8 + x। नेक्स्ट, अब 2 से गुणा कीजिए, 2x आ गया, ये 2 × 12 आ गया, ठीक है, और ये आ गया 28 और 16 + 2x, गुणा करने पे ये 2x और 2x, यानी 2x कितने हो गए हमारे पास, 4x। अब जरा इसको जोड़ते हैं, 28 और 12 इसको जोड़ते पहले, 28 और 2 30 और 10 40 तो यहीं तक हो गया। अब 16 यानी 56 ये आ गया। इसमें से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं बच्चों की कॉमन ले सकते हैं हम लोग, x 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ x हो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा, 4 × 4 4 × 16। ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। हीरोन के सूत्र के अनुसार बच्चों इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब तीनों साइड अलग अलग होती है तो उसमें हीरोन का सूत्र लगता है। पर मैं हीरोन का सूत्र देखो क्या होता है। सबसे पहले एक साइड को हम A मान लेते हैं, तो A साइड को हमने A मान लिया, यानी x + 8 ये रहा, यानी 8 + x या x + 8 बात एक ही है। B साइड जो है इसको मान लिया हमने, ठीक है। तो 6 और +8 ये कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। C साइड इसको मान लिया, तो 6 + x ये रहा 6 + x। अब इसमें हमें s निकालना होता है। s का मतलब होता है a + b + c बट्टे में 2। तो a की जगह हमारे पास है 8 + x, तो ये रहा 8 और प्लस का x। फिर b की जगह 14 है 14, c की जगह पे x + 6 + का x, बातें की कोई बात नहीं। अब देखना x और x कितने हो गए, 2x। अब इसको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 28, यानी कि 14 और 6 20 और 8 28 आ गया।
अब ये 2 कॉमन लेते हैं ऊपर से, 2 कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 14 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो s का मतलब आ गया x प्लस का 14 यानी x प्लस का 14। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र के अनुसार होता है s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c रूट के अंदर यानी रूट के अंदर। तो s की जगह तो हमारे पास x प्लस 14 है, ये लिख दिया, फिर एक दूसरे ब्रैकेट में फिर दोबारा s लिखते हैं, तो s की जगह तो x प्लस 14 है, माइनस a करना है, तो a की जगह हमारे पास है 8 और a प्लस का x, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस का ये 8 आ जाएगा और x भी माइनस का आ जाएगा। ऐसे ही फिर दोबारा इसमें s लिखना है सेकंड में, तो s की जगह x प्लस का 14 यानी 14 लिखा है, फिर माइनस में हमें b करना है, तो b की जगह 14 है या 14 है, तो इसको माइनस 14 लिख दिया, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ s लिखा है s माइनस का c, तो s की जगह तो हमारे पास x प्लस का 14 यानी x प्लस का 14 और हमें माइनस करना है ये c की जगह 6 प्लस का x है, तो ये रहा माइनस का 6, और जब माइनस करते हैं बच्चों तो प्लस वाला भी माइनस हो जाता है, ये माइनस का x भी हो जाएगा इसमें। अब इसको देखते हैं पहले, तो ये इस x से इस x को मैंने कट कर दिया, तो अब कितना बच गया हमारे पास, ये इसको तो जैसे वैसे नोट कर लेंगे। अब 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बच गया, फिर ऐसे ही देखना है यहाँ पे 14 से 14 कट गया, एक माइनस में और एक प्लस में, एक प्लस में रहा एक माइनस में, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x आ गया। नेक्स्ट अब ये इस x से इस x को कट कर दिया, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का इसलिए कट हो गया, 14 में से 6 कट गया तो 8, अब 6 का 8 बार पाड़ा पड़िए 48 आ जाएगा, x का x, और ये जैसे लिखा है ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। समीकरण पहले तथा दूसरे से, पहले में भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाला था हमने, और दूसरे में भी हिरोन सूत्र के अनुसार त्रिभुज एबीसी का ही क्षेत्रफल निकाला था। तो समीकरण पहले तथा दूसरे से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यहाँ भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, अब दोनों को बराबर कर देंगे। तो पहले वाला जो समीकरण से हम लाए थे बच्चों त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 4 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 14, दूसरे में लेके आए थे हम लोग दूसरे समीकरण से रूट के अंदर यानी रूट के अंदर x प्लस का 14 यानी x प्लस का 14 और 48x। अब इन दोनों को दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। अब ये जो स्क्वायर लगा ये 4 के ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगा, तो 4 का स्क्वायर ये कर दिया और x प्लस 14 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। अब इसको जैसे ही इससे हमने ये रूट को काटा तो हमारे पास क्या बच गया, अब x प्लस का 14 और ये 48x ऐसे लिखे रहेंगे। अगले स्टेप में देखिए क्या करना है कि 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, इसको ऐसे लिखे रहेंगे x प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। ये x प्लस का 14 यहाँ भी आया है और फिर मल्टीप्लाई में 48x आया, तो हमें क्या करना है x वाला एक तरफ बिना x वाला एक तरफ, तो यहाँ जो लिखा है ऊपर वाला वो उसको सेम ऐसे लिख दिया 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है 14 का स्क्वायर, और इसको x को इधर रहने देते और बाकी ये दोनों चीजों को यानी दो जो नंबर है यहाँ पे ये और ये इन दोनों को नीचे लेके आ जाते, x प्लस का 14 और ये 48 यहाँ से आ गया। अब ये देखिए x प्लस का 14 यहाँ भी x प्लस का 14, लेकिन ये 2 बार है स्क्वायर है तो इस एक बार से ये एक बार पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ 16 बच गया, यहाँ 48, तो 16 दिया 48, तो यहाँ 3 आ गया, तो हमारे पास बच गया अब x प्लस का 14 ये रहा और बट्टे में 3 और यहाँ x बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x आ गया और ये x प्लस का 14 बराबर में लिख दिया, x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ, तो 3x तो इधर है ही, इधर जो प्लस का x है इधर आके माइनस कर दिया मैंने, तो अब 3x माइनस का x यानी 2x बराबर में 14 यानी 14, ठीक है। नेक्स्ट इधर तो x बराबर क्या हो जाएगा कि इधर जो 2 लिखा है इधर मल्टीप्लाई होता है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा यानी भाग हो जाएगा उधर, तो x बराबर हो जाएगा 14 बट्टे में 2 यानी 7। अब x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, x ये रहा बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक x है, यहाँ से लेके यहाँ तक x। अब हमको जो चाहिए a और b का मान चाहिए, तो a से लेके b तक में a से लेके f है और f से लेके b तक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है af प्लस fb। अब देखिए af जो है 7 निकल चुका है तो 7 लिख दिया, fb पहले से पता है 8 सेंटीमीटर वो 8 लिख दिया, तो 7 और 8 15 सेंटीमीटर। ac में क्या a से लेके c तक, a से लेके ac में बच्चों दो भाग है इसके, a से लेके e तक और e से लेके c तक, तो ae प्लस ec, तो ae तो हम अभी भी 7 सेंटीमीटर निकाले हैं तो 7 लिख दिया और ec पहले से 6 सेंटीमीटर दिया है तो 7 और 6 13 सेंटीमीटर, यही आंसर है। a भी निकालना था हमें और ac निकालना था, यही वाला आंसर है बच्चों। प्रश्नावली 10.2 का 13वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन में एक वृत्त दिया है और वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज दिया है, ठीक है बच्चों। इस चतुर्भुज को हमें यह सिद्ध करना है कि यहां से लेके यानी कि AOB प्लस एंगल इसके सामने वाला यानी कि COD
इस वाले एंगल को यहाँ से यहाँ तक और इस वाले एंगल दोनों को प्लस करने पे 180 आता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो उससे पहले हमें ये समझना है बच्चों कि क्या ये वाली लाइन इसके बराबर होगी? हाँ बराबर होगी, क्योंकि ये स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा। अगर बाहर बिंदु से किसी वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो ये दोनों ही बराबर होगी, यानी P से लेके B तक बराबर होगा B से लेके Q तक, ठीक है। 10.2 परिमेय 10.2 के अनुसार, ठीक है। तो P और B बराबर होगा बच्चों B से लेके Q तक। ऐसे ही Q से लेके C तक वो बराबर होगा C से लेके R तक, और R और D बराबर होगा वो D से लेके S तक। ऐसे ही S और A बराबर होगा A से लेके P तक। इसके अलावा एक और बात समझिए, यहाँ पे स्पर्श बिंदु 1 2 3 और 4 और केंद्र से एक लाइन जा रही है स्पर्श बिंदु पे, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, समकोण लंब बनेगा, यानी कि हिंदी में लंब बोलते हैं उसको। तो ये भी 90 डिग्री का, 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 ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 10.2 का 13वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक 180 डिग्री संपूरक कोण अंतरित करती है। यानी कि यहाँ पे देखिए जो केंद्र पे इस टाइप से जो एंगल बन रहा है, यानी AOB प्लस COD, ये हमें सिद्ध करना है कि 180 होता है, संपूरक होता है। तो सिद्ध यही करना है बच्चों, इधर दिखाइए, सिद्ध करना है कि AOB प्लस COD ये सिद्ध करना है 180। तो इसको सिद्ध करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को पहले हमें सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। तो त्रिभुज ले लेते हैं POB में, त्रिभुज POB तथा उसके साथ वाला त्रिभुज दिखाइए POB हो गया। अब ये वाला तो BOQ, त्रिभुज BOQ में इसमें कौन कौन सी चीज बराबर है? पहले P से O से लेके P तक, O से लेकर के P तक वो बराबर हो जाएगा O से लेके Q तक, O से लेकर के Q तक। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, दोनों ही क्या है बच्चों? त्रिज्या है, इसलिए ये बराबर है। इसके अलावा हमें P से लेके B तक ये वाले साइड लेनी है, P से लेकर के B तक, PB बराबर हो जाएगा BQ, B और Q, B से लेके Q तक। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास स्पर्श रेखा, यानी कि P और Q जो है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। नेक्स्ट लास्ट जो है O से लेके B तक, यानी कि O से लेके B तक ये बराबर हो जाएगा O से लेके B तक। दोनों ही या उभयनिष्ठ है, ये दोनों में कॉमन है। उभयनिष्ठ। इस प्रकार से ये जो त्रिभुज होगा इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज POB ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOQ के, BOQ। तीनों साइड साइड साइड, ये साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। तो इस हिसाब से जब ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हम कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा, यानी कोण 1 बराबर होगा एंगल 2 के। क्यों होगा? CPCT, और इसको लिख देंगे फर्स्ट समीकरण। अब इसी प्रकार से यहां दिखाइए जरा, तो ये वाला त्रिभुज जो होगा इसके बराबर होगा, फिर ऐसे ये वाला त्रिभुज इसके बराबर होगा, फिर ये वाला त्रिभुज इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 जो होगा वो 4 के बराबर होगा, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर, सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही जब ये 3 4 के हो गया तो अब इधर दिखाइए, तो 5 जो होगा वो 6 के बराबर होगा, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, थर्ड इक्वेशन। अब ये भी हो गया, तो अब 7 जो होगा वो 8 के बराबर होगा, एंगल 7 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि ये जितने भी एंगल है यहाँ पे सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी को जोड़ देंगे। सभी को जोड़ने पे कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 360। तो इस सभी को जोड़ देते हैं पहले कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल हो जाएगा 360।
हमें पता है कि एक वृत्त जो होता है टोटल उसके एंगल होते हैं, यानी कि कोण जो होता है टोटल वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसमें हमें जो जरूरत है पहले वो देख लेते हैं। हमें तो ये मतलब है कि ए ओ बी से, तो ए ओ बी में एक 8 लिखा है, एक 1 लिखा है, तो इसका मतलब 1 को चेंज नहीं करना है, इस 1 को चेंज नहीं करना है और 8 को चेंज नहीं करना है। ऐसे ही फिर हमें सामने वाले चाहिए, तो सामने यानी सी ओ डी चाहिए। सी ओ डी में 4 और 5 लिखा है, तो 4 को हमें चेंज नहीं करना है और 5 को चेंज नहीं करना है। बाकी इसके अलावा जो भी नंबर है उसको चेंज करना है। यहाँ जो समीकरण है 1 2 3 4 से लाए हैं उससे चेंज कर देंगे हम लोग। तो देखते हैं 1 को तो वैसे ही रखना है, हमें 1 को रख देते हैं। 2 हमें नहीं चाहिए, तो अब 2 किसके बराबर है, तो 2 जो होगा 1 के बराबर हो जाए, तो यहाँ भी 1 ही लिख देंगे। नेक्स्ट, अब हमें 3 को चेंज करना है, तो 3 किसके बराबर है बच्चों, 4 के बराबर, तो इसको 4 लिख देंगे। अब प्लस में यहाँ 4 पहले से ही है, इसको 5 को चेंज नहीं करना है, तो 5 को लिखे रहिए ऐसे ही। अब हमें 6 को चेंज करना है, तो 6 जो है किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है, तो इसके बदले में 5 ही लिख देंगे। 8 को तो चेंज नहीं करना, लेकिन 7 को चेंज करना है, तो अब 7 किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो 7 के बदले में हमें यहाँ पे 8 लिखेंगे और 8 को 8 ही लिखे रहेंगे, 360 डिग्री। अब देखिए कि एक 2 बार आ गया बच्चों, एंगल 1 जो है ना ये 2 बार आ गया, यानी 2 बार एंगल 1 आ गया। ऐसे ही ये 2 बार एंगल 4 आ गया, यानी देखिए 2 बार, ये 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो 4 हो गया। अब 5, 2 बार एंगल 5 आ गया, ऐसे ही 2 बार एंगल 8 आ गया। तो ये बराबर में हम लोग लिखें क्या, ये जो 360 लिखे ना बच्चों वही लिखेंगे हम, 360 ही लिखेंगे। अब इसको जरा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, ये बन जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये 360 हो गया। अब ये जो 2 है उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो एंगल 1 जो है प्लस एंगल 4 प्लस एंगल यहाँ पे 5 प्लस एंगल यहाँ पे 8 इक्वल हो गया 360, और ये 2 जो था इधर आके वो डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें पता लग गया कि एंगल 1 और 4 के, पहले 1 और 4 से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि ए ओ बी क्या है। तो ए ओ बी में 1 है और 8 है, तो 1 और 8 को पास में लिख देंगे, 1 और 8 को पास में कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 8, ऐसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट, अब हमें पता है बच्चों कि 1 प्लस का 8, इधर दिखाइए, 1 प्लस का 8 उसका मतलब है ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी प्लस अब 4 और 5, ये रहा 4 और 5, तो 1 और 8 को जोड़ करके आ गया ए ओ बी, और 4 और 5 को जोड़ के आ गया बच्चों, 4 और 5 को जोड़ के आ गया सी ओ डी, तो ये हो जाएगा सी ओ डी एंगल, और बराबर में कर देंगे 180 डिग्री। हमें यही सिद्ध करना था।